अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। लेक्चर 2 ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ठीक है। छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग, एक से दो चीज़ें आज इंशाल्लाह हम इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है। मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले एक चीज़ की क्लैरिटी दे दूं। ठीक है। हुआ क्या था बेसिकली, कल जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें मैंने आपको शायद ऊपर एक एग्जांपल बताई थी कि यार अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ। ठीक है। एक पॉइंट बस क्लियर करना है ताकि सारी जिंदगी आपको ना ये क्लैरिटी रहे। एक पॉइंट क्लियर करना है कि बैंक से आप जब लोन लेने जाओगे, मैंने आपको क्या कहा था कल, अगर आपने 1000 मिलियन का लोन लेना है तो हो सकता है बैंक आपको कुछ पैसे काट के, फॉर एग्जांपल बैंक ने ना 50 मिलियन काट लिए कि भाई ये ट्रांजैक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ठीक है, कोई भी अमाउंट, तो 950 मिलियन आपको पे करेगा बैंक, आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है। बैंक लोन, आपने 1000 मिलियन का लोन अप्रूव कराया, बैंक ने कटौती करके 950 मिलियन आपको दिए। ठीक है। ये उसकी फेयर वैल्यू है लोन की। ठीक है। 50 मिलियन क्या है उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने क्या किया कि भाई आप उसको क्या करो, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। फेयर वैल्यू इसकी थी भाई 1000, 50 के ट्रांजैक्शन चार्जेस कटे तो आप 950 पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग आप कहाँ करते हैं, अपनी किताबों में। ठीक है। ऑन बुक्स, अपनी बुक्स में एज पर स्टैंडर्ड आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड करने का ये मतलब नहीं है कि आपने उसको 950 ही वापस करने हैं। आपने उसको पेमेंट जो बैंक को वापस करनी है वो पूरी 1000 मिलियन वापस करनी है, टू बी पेड। कुछ समझ आ रही है। ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट रहने दूंगा, आखिर में एक चीज से कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है। सवाल है ना, 1000 मिलियन का लोन लिया तो आपने 1000 ही वापस करने, टू बी पेड। पे आपने 1000 का ही करना है। तो सवाल ये है कि 950 पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने तो स्टैंडर्ड ने बोला है कि भाई फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, तो जवाब है क्यों। तो बात ये है कि भाई अपनी किताबें हैं। ठीक है। बैंक की किताबों में बैंक ने आपसे 1000 मिलियन ही वापस लेने हैं। ठीक है। आपकी अपनी किताबें हैं। ठीक है। अपनी किताबों में आपने सिर्फ रिकॉर्ड किया है। पे आपने भी, पे आप पूरा ही करेंगे। पे हम पूरा ही वापस करेंगे। ठीक है। पूरे पैसे वापस देंगे, ये नहीं कि भाई साहब अच्छा बैंक, आपने हमें 1000 मिलियन का लोन दिया है, 50 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई है, तो 950 पे हमने रिकॉर्ड किया तो हम आपको 950 वापस करेंगे। ऐसा नहीं होगा भाई, 1000 का 1000 मिलियन वापस करना पड़ेगा। और हम करते भी हैं। कैसे भला, आए जरा ऊपर एक मिसाल देखें। बैंक वाले कॉलम में देखना है कि भाई हम पेमेंट कर कितनी रही है। अच्छा हाँ, ये देखो मज़ेदार सवाल। अब कल वाले सवाल में देखें, अगर हम, कोई और पार्टी थी, ये बॉन्ड हमने 1000 का इशू किया था, 20 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई थी, तो हमने क्या कहा, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो 1000 में से 20 माइनस किया, 980 पे रिकॉर्ड करो। ठीक है। तो ये देखो हमने 980 पे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया। ठीक है। पे हमने बैंक वाले कॉलम में देखो हम पेमेंट कर रहे हैं, 100 उसने पहले साल ले लिया हमसे, 100 अगले साल ले लिया, 100 अगले साल, तीसरे साल ले लिया, और आखिर में 1000 का 1000 पूरा वापस लिया, फुल पेमेंट। ठीक है। पैसे वो पूरे ही वापस लेगा, क्यों भला, ऊपर आओ जरा। आपने कहा था, उस बंदे को सिर्फ दो चीज़ें पता है कि यार बॉन्ड कितने का है जी, भाई हमने कहा 1000 रुपये का बॉन्ड है। ठीक है। उसने कहा उस पर रेट क्या होगा, हमने कहा 10%, बस। उस बंदे के लिए दो चीज़ें रेलिवेंट है, जो काउंटर पार्टी होगी ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी की केस, उसके लिए। अच्छा भाई इतने का बॉन्ड है और हर साल मुझे 10-10% मिलेगा, ठीक है, तो 1000 का 10%, 100। ठीक है। अज्यूमिंग इसकी लाइफ कितनी थी, 3 साल लाइफ थी। ठीक है। तो पहले साल वो 100 लेगा, दूसरे साल फिर 100 लेगा, तीसरे साल फिर 100 लेगा, और तीसरे साल के आखिर में 1000 रुपया ओरिजिनल अमाउंट वापस लेगा वो। ठीक है। पूरा वापस लेगा। उसको ये नहीं पता कि भाई आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड की है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसका इससे लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अच्छा 1000 रुपये का बॉन्ड है जी भाई, तो किन्ने पैसे लभणगे उत्ते, 10%, ठीक है जी, बस वो कार चला जाता है। तो 1000 रुपये
ठीक है, पंजाबी बोलो। 1000 ते होते उन्हों 10% लभेगा बस, आखिर जो उन्होंने 1000 ही वापस करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 रुपया और ये देखें हम रियल लाइफ में ऐसा कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको 100 रुपीज़ इंटरेस्ट देंगे पहले साल, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100। ठीक है, चौथे साल ओरिजिनल अमाउंट पूरी की पूरी वापस करेंगे, फुल पेमेंट 1000 की। इसी तरह बैंक वाले केस में भी आप अगर सिनेरियो बनाए ना, तो बैंक को भी आप इंटरेस्ट पूरा 1000 1000 रुपये देंगे। ठीक है, जो 1000 मिलियन आप ले रहे हैं ना अगर बैंक से, तो 1000 मिलियन पे आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। आप दो काम करेंगे, पे इंटरेस्ट ऑन पूरी अमाउंट, ठीक है, ₹1000 मिलियन। ठीक है, फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, और जो वापस करेंगे वो भी फुल अमाउंट वापस करेंगे। ठीक है, बैंक से आपकी या काउंटर पार्टी से आपकी कोई मजाक नहीं है, ये जो सारी आप मजाक कर रहे हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये है, फेयर वैल्यू ये है, फलाना ये है, ढिमकाना ये है, ये आप अपनी किताबों में कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए। जिस बंदे से आपने 1000 मिलियन लिए, तो उसको इंटरेस्ट भी 1000 मिलियन पे करेंगे हर साल, और आखिर में 1000 मिलियन ही वापस करेंगे, फुल अमाउंट वापस। ठीक है, इंटरेस्ट भी फुल अमाउंट पे। ठीक है, समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है आपको आसान लग रहा हो या डिफरेंट, लेकिन ये जहन में होना ज़रूरी है। ठीक है, कि जिस बंदे से आपने जितने पैसे लिए उतने ही पैसों पर उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। और ठीक है, इंटरेस्ट का वही पता है ना आपको, कूपन रेट लगता है पार वैल्यू पे। ठीक है, जो भी लोन की पार वैल्यू है उस पर कूपन रेट से, ठीक है, इंटरेस्ट पूरा पे करेंगे और आखिर में पूरी अमाउंट वापस करेंगे। हाँ, अपनी किताबों में आप फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद टेबल बनेगा। समझ आई बात? अब एक बात यह है कि सर फिर ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ है? ठीक है, बैंक का तो हमें पता चल गया कि कूपन रेट लगता है फेस वैल्यू पे, कूपन रेट के साथ हम पेमेंट कर देते हैं। तो फिर ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनाना और टेबल बनाने का मकसद क्या है? ठीक है, मकसद क्या है? ठीक है, व्हाट इज EIR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है? इसका पर्पस क्या है भाई? जब काउंटर पार्टी को, ठीक है, जब काउंटर पार्टी को पूरे ही पैसे वापस करने हैं और पूरी ही पैसों पे जो उसका फेस वैल्यू उस पर अपने कूपन रेट से पे करना है, तो फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का पर्पस क्या है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है क्या, और इसका मकसद क्या है? क्यों हम अकाउंटिंग में टेबल बनाते हैं और इस तरह की एंट्रीज पास करते हैं? ठीक है, तो ये मकसद अभी आप एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हमें समझ आ जाएगा। अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, अकाउंटेंट्स ने अपने नौकरी पक्की करने के लिए इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई हैं। ऑब्वियसली रियल लाइफ के लिए अच्छी हैं वो। चलें जी, एग्जाम्पल 14 करते हैं, फिर उस बात पे वापस आएंगे। ऑन 1 जनवरी काशिफ लिमिटेड इशूड अ डीप डिस्काउंट डिबेंचर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डीप डिस्काउंट, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इस पर डिस्काउंट उसने दिया होगा। अच्छी बात है जी, डीप डिस्काउंट। ठीक है, कोई ज़्यादा डिस्काउंट दिया होगा। विद अ 1 लाख नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, 1 लाख रुपए फेस वैल्यू, उसको डीप डिस्काउंट मतलब कोई ज़्यादा डिस्काउंट दिया होगा। पढ़ लेते हैं। द डिस्काउंट रेट वाज 16, हाँ देखो 16% डिस्काउंट दिया। वाकई डीप है, वैसे तो 1 2% डिस्काउंट, 16% आपने डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, एंड कॉस्ट ऑफ इशू, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसको पड़ी है वो अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, तो मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनाने की बात हो रही है। ठीक है, इंटरेस्ट 5% ऑन पार वैल्यूज पेबल एनुअली, हाँ 5% पार वैल्यू पे एनुअली। ठीक है, तो पार वैल्यू उसकी क्या है? 1 लाख, तो 1 लाख पे 5% हर साल पे करेगा। ठीक है, तो कितना बनता है जी? 5000। सही है जी। मैंने आपको क्या कहा था कि जो उसकी फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगता है, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट जो भी है, तो ये 1 लाख उसकी क्या है फेस वैल्यू, उस पे वो कूपन रेट लगा के इतना उसको पे करना पड़ेगा, हैव टू पे। ठीक है, उसका सामने वाले बंदे को नहीं पता कि भाई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा जी,
ये क्या है वो क्या है, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, उसने भाई इतने पैसे आपसे लेने ही लेने हैं। ठीक है, फेस वैल्यू पे पार, सॉरी पार वैल्यू या फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगा के उसने पैसे लेने हैं। अच्छा जी। द डिबेंचर विल मस्ट बी रिडीम 31 दिसंबर 2025, 5 साल। ठीक है, तो 5 साल बाद रिडीम हो जाएगा, तो हर साल 5 सालों में। ठीक है, आपने 5,000 देना है, दूसरे साल फिर 5,000 देना है, तीसरे साल फिर 5,000 देना है, चौथे साल भी, 5वें साल। ठीक है, 5वां साल या 5,000 पे करने के बाद आपने क्या करना है, फेस वैल्यू तो आपने वापस करनी ही करनी है। ठीक है, 1 लाख तो आपने वापस करना ही करना है। ठीक है, अब ये समझिएगा। ठीक है, फेस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फेस वैल्यू वापस करनी पड़ती है अब। और 5 साल बाद रिडीम होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 9223। अच्छा, मतलब इस बॉन्ड के इतने हालात खराब हैं कि आखिर में उसको प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा हमें। मतलब आखिरी साल 3 काम करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो 5,000 जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपया जो ओरिजिनल अमाउंट हमने लिया है वो वापस करनी पड़ेगी, ऊपर से उसको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। कितना? 9223। अबे यार, ये तो बॉन्ड की हालात बहुत ख़राब है। कोई हमसे ले ही नहीं रहा होगा, इसलिए हमने इतना कुछ इस पे ऑफर्स लगाई कि भाई ये लो बॉन्ड, इस पे आखिर में तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा, ओरिजिनल पैसे भी वापस मिलेंगे, और प्रीमियम भी मिलेगा। ठीक है, मर्जी है, कर सकते हैं हम हमारा काम है अकाउंटिंग करना। ठीक है, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 12%। यार इफेक्टिवली इंटरेस्ट 12% है। ठीक है, अभी हमें 2 मिनट बाद पता चल जाएगा यार इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की क्या कहानी है सारी। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या कहा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जी, 5 साल रखने का इरादा है जी, यस। तो ये कौन सी होगी, एमोर्टाइज कॉस्ट। और ये एक बात मजे एक बता दूं, 99% जो होती है ना फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, 99% वो अमोर्टाइज कॉस्ट ही होती है। 99% फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अमोर्टाइज कॉस्ट ही होती है। 1 आध % फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो FVTPL होती है, वो हम देखते हैं बाद में बहरल। अच्छा, 5 साल रखेंगे तो अमोर्टाइज कॉस्ट है, अमोर्टाइज कॉस्ट में हमने क्या कहा था, पहले दिन कैसे रिकॉर्ड होता है, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। अब फेयर वैल्यू उसकी क्या है जी, फेयर वैल्यू उसकी पार वैल्यू। ठीक है, पार वैल्यू क्या है जी, 1 लाख। ठीक है, पार वैल्यू में अगर प्रीमियम हो तो ऐड हो जाता है, डिस्काउंट हो तो माइनस हो जाता है, तो हमने इसको 16% डिस्काउंट दिया, तो माइनस डिस्काउंट कितना, 16%। 1 लाख का 16%, 16,000। 16,000 डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, प्रीमियम होता तो ऐड हो जाता, डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा। 1 लाख में से 16,000 माइनस हुआ तो 84,000 उसकी क्या है, फेयर वैल्यू। ठीक है, ये हमने बनाना सीखी हुई है ऑलरेडी, फाइनेंशियल एसिड के क्वेश्चन में भी। ठीक है, पार वैल्यू, प्रीमियम होता तो ऐड हो जाता, डिस्काउंट है तो माइनस कर दिया। तो अब ये इसकी आगे फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, ये 4,000 की, तो 4,000 इसमें से और माइनस करो, क्योंकि रिकॉर्ड किस पे करना है, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू 84,000 बनी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 4,000 की, तो 84 में से 4 गया तो 80,000। हाँ, 80,000 पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, ये देखो, 80,000। ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होगी, 80,000 पे। ठीक है, अब 80,000 पे रिकॉर्ड होगी तो टेबल भी 80,000 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, टेबल बनते हैं, टेबल भी 80,000 से स्टार्ट होगा। एक मिनट, सही है जी। चलिए जी, अब ब्लैक पेन से आते हैं। फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ ये 80,000। फिर इस पे टेबल वही बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, फिर कैश एट द रेट 5% जो कि उसकी कूपन रेट है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, 80,000 पे आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, पे आप उसको पूरा ही करेंगे, यकीन नहीं आता तो यहाँ पे देख लें। 5,000 पहले साल उसको दिया। ठीक है, 1 लाख का 5%। ठीक है, फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगता है, तो आपको इंटरेस्ट आता है। 5,000 पहले साल, देखो ये कैश क्या है, कैश फ्लो जो आपके पैसे जा रहे हैं।
पहले साल आपने उसको 5,000 दिया, दूसरे साल भी 5,000 दिया, तीसरे साल भी 5,000, चौथे साल भी 5,000, पाँचवें साल भी 5,000 भी दिया, 1 लाख रुपए ओरिजिनल भी वापस किया और 9223 का प्रीमियम भी दिया। यही कैश फ्लो। ठीक है, उस बंदे को नहीं पता आप अपनी बुक्स में क्या कर रहे हैं। उसने ये सारी पेमेंट्स आपने आपसे लेनी है। ठीक है, तो पे आप उसको ठीक कर रहे हो। ठीक है, 1 लाख था, 5% उस पे इंटरेस्ट था, तो 5,000 बनता है। पहले साल भी 5,000, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल। और 1 लाख रुपए ओरिजिनल वापस किया। ठीक है, उसको ओरिजिनल जो फेस वैल्यू है वो वापस करनी है, प्लस उस पे कह रहे प्रीमियम भी है। अच्छा जी, प्रीमियम भी है, तो 9223 का प्रीमियम भी गया। तो ये सारी आपके पैसे आपसे चले गए। बुक्स में आप अकाउंटिंग के मुताबिक बड़े मज़े से काम करें जी। ठीक है, आपने रिकॉर्ड भी 80,000 का किया। अच्छा जी। फिर आप भाई सच में पूरे पूरे कर रहे हो। ये सिर्फ एक गेम का तरीका है। ठीक है, 80,000 में रिकॉर्ड हुआ, उस पर फिर 12% EIR पे रेट लगा। ठीक है, फिर ये माइनस हुआ, क्लोजिंग आ गया, फिर क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन गया, उस पर EIR 12%। सवाल में आपको मैंने कहा बताया होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम 2 मिनट बाद देखेंगे आज के लेक्चर में। फिर उस पर EIR लगाया, फिर कैश माइनस किया, क्लोजिंग, फिर अगले साल का ओपनिंग बना, फिर उस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट लगाया ये, फिर ओपनिंग, फिर उस पर EIR लगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फिर कैश ये, फिर क्लोजिंग, फिर अगले साल का ओपनिंग बना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगा, और ये सारी कैश आखिरी साल चली जाती है। 5वां साल है तो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। लाइफ के आखिर में वो कितने का होना चाहिए? ज़ीरो का। तो टेबल ज़ीरो है मतलब सही है। टेबल ज़ीरो है तो मतलब आपका काम ठीक है। टेबल ज़ीरो नहीं है तो मतलब कोई गड़बड़ है। तो टेबल ज़ीरो है जी, हाँ बिल्कुल ज़ीरो ही होना चाहिए। बात ख़त्म। 5 साल ज़िंदगी में आपने पेमेंट तो पूरी की भाई। हाँ, यहाँ पे जो है आपने रिकॉर्ड उसको 80,000 पे किया था, उससे कोई फर्क पेमेंट पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ आप अपनी किताबों में अकाउंटिंग कर रहे हो। 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, फिर मैं आपको एक दो चीज़ें समझाता हूँ। अच्छा जी, पहले दिन की क्या एंट्री होगी? पहले दिन आपको पैसा आया होगा। ठीक है, तो बैंक डेबिट, कितना पैसा आया होगा जी? उस बंदे ने आपको 1 लाख का था, उसमें से आपने 16% डिस्काउंट दिया, तो 1 लाख में से 16% माइनस हो गया, तो 84,000 उसने पे किया। तो बैंक 84,000 डेबिट। फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करेंगे जी? फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 80,000 पे। फाइनेंशियल लाइबिलिटी 80,000 से क्रेडिट, और 4,000 से आपका पैसा गया जेब से। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो बैंक दोबारा क्रेडिट। वही कल वाली एंट्री जिसे हमने सीखी थी। तो इफेक्टिवली बैंक में भी देखो, 84 डेबिट हो रहा है और 4 क्रेडिट हो रहा है, तो 80,000 क्रेडिट, और सॉरी 80,000 डेबिट, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी 80,000 से क्रेडिट। ये इसकी डे वन की एंट्री है, इनिशियल रिकग्निशन। ठीक है, इनिशियल रिकग्निशन की एंट्री है। पहले दिन आपको बैंक डेबिट पैसा कितना आया भाई? 1 लाख की चीज़ से 16% डिस्काउंट दिया, तो 84,000, 84,000 पैसा आया, बैंक डेबिट। फाइनेंशियल लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करनी है? फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, जो कि 80,000 से फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। तो 4,000 क्या है? वो आपकी जेब से जो दोबारा पैसा चला गया। 4,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्रेडिट। इफेक्टिवली बैंक 84 का डेबिट हुआ है और 4 का क्रेडिट, तो मतलब इफेक्टिवली 80,000 पे आपके पास आया है, डेबिट हुआ है। ठीक है, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी 80,000 से क्रेडिट हुई है। ठीक है, तो ये आपने डे वन पे एंट्री करनी। उसके बाद क्या एंट्री होनी है? इन बैलेंसेस की तो हमें पता है क्या एंट्री होगी जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, हर साल, पहले साल 9600, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे, पांचवें साल क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, 12,238, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, 12,238। ठीक है, हर साल जिस तरह फाइनेंशियल एसेट में करते हैं उसी तरह इसकी ऑपोजिट एंट्री। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, और इस कैश वाले कॉलम की क्या एंट्री होगी हर साल? पैसा आप दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट। ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट। तो आखिरी साल आपने ये सारा कुछ पे किया है, कितना? 1,05,000 और 9,000, 1,14,000। कितने बन रहे हैं? जितने भी अमाउंट बने, 1,14,223। फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप डेबिट कर देंगे, बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। पहले दिन ये एंट्री इनिशियल रिकग्निशन पे,
रिकॉर्ड करो फिर हर साल एक ये एंट्री होती है और एक ये एंट्री होती है। पहले साल 9600 से होगी इंटरेस्ट वाली, और कैश वाली किससे होगी जी? कैश 5000 क्रेडिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट। ठीक है। ये जो मैंने एंट्री के अमाउंट लिखी है ये आखिरी साल वाली है। हर साल ये एंट्री होगी। समझ आ रही है ये नहीं? अच्छा, पहली एंट्री ये होगी। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। तीसरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है। पहले साल की ये अमाउंट्स हैं, दूसरे साल की ये हैं, तीसरे की है, चौथे की। ठीक है, सिंपल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, जिस तरह फाइनेंशियल एसेट में होता था उसके ऑपोजिट है। अमाउंट्स टेबल उसी तरह के है, सिर्फ वहाँ पे इनकम होती थी, यहाँ पे एक्सपेंस है। वहाँ पे पैसा आ रहा होता था, यहाँ पे देखो कैश माइनस है, माइनस के साथ है सारा। ठीक है, यहाँ पे पैसा जा रहा है बस। अब मैं आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट वाली बात समझाने की कोशिश करता हूँ जी। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट तब जहन में आता है, EIR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कि भाई क्या, ठीक है, क्या जो आप रेट उसको एग्री कर रहे हो सिर्फ वही पेमेंट होती है? ठीक है, क्या क्या हम सिर्फ कूपन रेट, कूपन रेट जो होता है के हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना। क्या हम सिर्फ जो कूपन रेट के हवाले से इंटरेस्ट पे करते हैं वही सिर्फ हमारा एक्सपेंस होता है? ठीक है, जवाब दे। क्या हम भाई ये जो कूपन रेट के हवाले से जो उस बंदे को पे करते हैं, क्या सिर्फ वही हमारा एक्सपेंस होता है? बड़ी गौर तलब बात है बच्चों। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए गौर तलब बात। क्या जो हम कूपन रेट पे इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, क्या वही सिर्फ हमारा एक्सपेंस होता है या उसके अलावा भी खर्चे होते हैं? उसके अलावा भी एक्सपेंसेस होते हैं। जवाब है यस, उसके अलावा भी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, सिर्फ आप जो उसको फेस वैल्यू पे या पार वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे जो कूपन रेट आप लगाते हो उसको पे करते हो ना? क्या सिर्फ वही खर्चे हैं? जवाब है नहीं, उसके अलावा भी खर्चे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी आपके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको असल में उससे ज्यादा खर्चा पड़ रहा है या नहीं? जवाब है यस। क्यों? एक तो आप उसको भाई ठीक है फेस वैल्यू पर कूपन रेट आप ये 5000 पे उसको पे कर रहे हो, इसके अलावा भी आपका खर्चा है। पहला खर्चा कि आपने उसको डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ये आपका एक एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट एक्सपेंस होता है। ठीक है। दूसरा खर्चा कि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी है। ठीक है। तीसरा खर्चा है कि आपने उसको भैया आखिर में प्रीमियम भी दिया है। क्या ये सारे खर्चे नहीं है? क्या ये आप पेमेंट्स नहीं कर रहे? बोले कर रहे हो भाई। तो मतलब इफेक्टिवली सच में असल में आप उसको फेस वैल्यू पे जो कूपन रेट लगते हैं उससे एक्स्ट्रा चीजें भी पे कर रहे हो, ज्यादा पे कर रहे हो। एक तो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, ये भी एक खर्चा है। ऊपर से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ गई है, ये भी एक खर्चा है। और ऊपर से आपने उसको प्रीमियम भी दिया है, तो ये भी एक खर्चा है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे मिला के आपको इफेक्टिवली उससे ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, जो किताबों में रेट लिखा होता है उससे आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप जाते हो दुकान से जी, अम्मी आपको बेचती हैं कि दही लेके आओ 100 रुपये का। ठीक है, क्या वो 100 रुपया इफेक्टिवली दही की कॉस्ट है? नहीं, बल्कि आप जो जाते हो सकता है आप बाइक पे जाते हो, 50 रुपये का पेट्रोल लग गया। ठीक है, 100 रुपये का दही है, 50 का पेट्रोल लग गया। और पेट्रोल लेने दही लेने गए तो बाइक भी पंचर हो गया, उस पर 50 रुपये का पंचर भी लगा है बाइक का। ठीक है, और रास्ते में आपके 10 रुपये गिर भी गए हैं। ठीक है, आप तेज बाइक चला रहे थे, आपकी जेब से 5 5 वाले दो सिक्के गिर गए। तो इफेक्टिवली तो भाई आपको ज्यादा कीमत पड़ी है ना उस दही की। अगर सोचा जाए कहीं जहन में
कि भाई मैं 100 रुपये का दे लेने गया था, 50 का पेट्रोल भी मेरा लग गया, 50 का बाइक का पंचर भी लग गया, 10 रुपये का सिक्का गुम भी गया, तो इफेक्टिवली असल में तो मुझे आल्दो घर आके अब यही कहोगे भाई 100 का देंगे, लेकिन इफेक्टिवली अंदरूने खाना कहीं ना कहीं आपके खर्चे हो चुके हैं। ठीक है। तो इसी तरह सेम गोज फॉर बॉन्ड्स एंड दीज फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज वेल। ठीक है, कि उस बंदे से आपने 84,000 ही लिए हैं, लेकिन 4,000 पे आपको, ठीक है, बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 1 लाख ही है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 16,000 कम है किसी भी वजह से। ठीक है, 84,000, उस पर ऊपर से आपने 4,000 का डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, ऊपर से आखिरी दिन आपने उसको प्रीमियम भी पे किया, तो मतलब ये कुछ हिडन कॉस्ट्स हैं। तो स्टैंडर्ड ने क्या क्या है भाई, आप एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनाओ जिसके मुताबिक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, इफेक्टिव आपका इंटरेस्ट कुछ और होगा। तो आइए ज़रा इस सवाल में देखते हैं, अभी आपको चीज़ समझ आ जाएगी। बल्कि उधर ही दिखाता हूँ, ये देखें। थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ठीक है जी, ये एक मिनट थोड़ा सा और नीचे करते हैं। चलो, अच्छा देखो, ये आपको पहला खर्चा क्या पड़ा कि भाई उस पर डिस्काउंट देना पड़ा 16,000 का। दूसरा खर्चा आपको 4,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ी। तीसरा खर्चा आपको कूपन रेट के हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ा, 5,000 हर साल, 5 सालों के लिए, तो 25,000। और चौथा खर्चा आपको जो पड़ा वो 9,223। तो ये टोटल खर्चा आपका बना 54,223। 54,223 का खर्चा आपको आया है एक बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा, तो यहाँ पे भी 54,000 है, देखो मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अकाउंटेंट्स इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना समझा जाता है। ठीक है, अकाउंटेंट्स ने बड़ी समझदारी से एक ऐसा रेट निकाल लिया कि जिसमें जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, एक तो वैसे हम रियल लाइफ में तो ये समझ आता है कि यार बस आपको यही एक्सपेंस है कि आपने ना उस पर 5 साल तक के लिए 25,000 रुपया, 5-5 हज़ार हर साल 25,000 पे करने हैं। लेकिन रियल लाइफ में उसके अलावा भी खर्चे हैं, कभी डिस्काउंट देना पड़ जाता है, कभी इशू कॉस्ट हो जाती है, कभी रिडीम करते वक्त प्रीमियम। तो अकाउंटेंट ने सारे खर्चे, ठीक है, अकाउंटेंट्स ने क्या किया, सारे खर्चे, ठीक है, शो नहीं कराए बजाय, लेकिन एक ऐसा रेट बना दिया, एक ऐसा रेट बना दिया अकाउंटेंट्स ने, सॉरी यार, अकाउंटेंट्स ने एक ऐसा रेट बना दिया कि एक्सपेंस हमारा बराबर आएगा। ठीक है, अकाउंटेंट्स ने बड़ी समझदारी के साथ एक ऐसा रेट बना दिया कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं ना, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से अगर हम इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो वो वही बनेंगे सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, ये बात है जी। तो अब अगला सवाल है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कौन निकालता है, हम खुद निकालते हैं। EIR हम खुद बनाते हैं, घर बैठ के खुद बनाते हैं। ठीक है, EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम खुद बनाते हैं, कैसे, अपनी सारी अपनी सारी इनफ्लोस, जो जो हमें पैसा आएगा, और अपनी सारी आउटफ्लोज, कि जितने पैसे हमने आउटफ्लो होने हैं, हमसे जाने हैं, देख कर अकाउंटेंट खुद बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आप लोग भी बनाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर से बाद। हम खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, IRR का एक फार्मूला होता है, आपने हो सकता है क्वांटिटेटिव मेथड्स में या स्टैट्स में कहीं पे पढ़ा होगा, बहुत बेसिक फार्मूला है IRR। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसमें हम सारी अपनी इनफ्लोज, कि हमें किस किस साल कितने कितने पैसे आएंगे, और सारी आउटफ्लोज के किस किस साल हमें कितने कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, वो देख कर हम IRR में डालते हैं। और IRR हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट खुद बता देता है, ये फार्मूला। और वो हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर हम वो यूज़ करते हैं।
तो उससे हमें पता है क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस का निचोड़ यहाँ पे आ जाता है। अब ये एक्सपेंसेस देखो, ओवर द लाइफ स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। ओवर द लाइफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का ये फायदा है, ओवर द लाइफ स्प्लिट कर देता है। वरना 4,000 का जो खर्चा है, ठीक है, इशू कॉस्ट, वो तो ईयर वन में आई थी, तो वो यहाँ पे आना चाहिए 4,000 का खर्चा, ठीक है। और जो है डिस्काउंट भी पहले दिन दिया है, तो डिस्काउंट का खर्चा भी यहाँ पे आना चाहिए। लॉजिक है ना। और जो आखिर में प्रीमियम पे हुआ है, ठीक है, वो आखिरी साल हुआ है, तो ये आखिरी साल आना चाहिए। तो बीच वाले 3 सालों में इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि खर्चा सारा या तो पहले साल चला जाएगा या आखिरी साल। तो स्टैंडर्ड ने क्या किया, उसको स्प्लिट किया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसने कहा भाई टोटल में ऐसा तकसीम कर दो कि सब सालों में खर्चा चला जाए। तो इसलिए इनका सम करोगे ना, वरना बैलेंस शीट जब कोई भी यूजर देखेगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक साल इतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस आया हुआ है भाई, अब क्या है जी, बॉन्ड इशू किया है, 16,000 का डिस्काउंट भी दिया है, 4,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगी है, 5,000 का इंटरेस्ट भी पे किया, पहले साल इतना खर्चा, अगले साल सिर्फ 5,000 का एक्सपेंस, दूसरे साल फिर तीसरे, फिर पाँचवें साल आखिर में जाके अच्छा भाई 5,000 वो भी दिया ऊपर से प्रीमियम। तो स्टैंडर्ड का नहीं भाई, एक ऐसा रेट निकालो कि जिससे इंटरेस्ट में इतना फर्क ना पड़े। हाल साल देखो, पहले साल भी 9,600 है, अगले साल 10,100, मतलब 400-500 का फर्क है। अगले साल देखो 10,700, 500-600 का फर्क है जी। उससे अगले साल 11,000, 4-5-6-700 का फर्क है। अगले साल भी 12,000, समझो 700-800 का फर्क है। मतलब वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो ठीक है, समझ में आने वाली बात है। अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ना निकालते, तो पहले साल आपको इतने खर्चे, आखिरी साल रिडीम करते हुए खर्चे, सेंट्रल वाले 3 साल सुकून के। हालांकि एक बॉन्ड की लाइफ है, तो लाइफ पे ओवर द लाइफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए खर्चे जितने भी हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कर रहे हैं हम, मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, कि पूरी ज़िंदगी पे उसको जितने खर्चे हैं वो उस पर स्प्लिट हो जाए, पूरी ज़िंदगी पे फायदे भी स्प्लिट हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम खुद बनाते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं आपको सवाल करा देता। अपनी सारी इनफ्लोज देख के, सारी आउटफ्लोज देख के, हो सकता है कॉस्ट में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप ये पढ़ लें, ठीक है। उसमें होता है क्या, बेसिकली ईयर होता है जी, ईयर ज़ीरो आज, 1 से 5 साल ये, और ईयर 5 पे ये। अपनी सारी इनफ्लोज आउटफ्लोज लिखते हैं, ठीक है। पहले साल जितने जितने खर्चे होने हैं, फिर पैसा आना जाना जो भी है, और फिर दो रेटों पे पीवी करते हैं, पीवी एट द रेट 5% या कोई भी पीवी एट द रेट 15%। दो रेटों पे पीवी करके आईआरआर के फार्मूले में डालते हैं। बहरहाल वो आप आगे ज़िंदगी में सीख लेंगे। आपके सिलेबस में आपको ये यार एग्जामिनर खुद बताएगा, आपने उस रेट से टेबल बना दें, ठीक है। ये उसकी बिहाइंड द सीन लॉजिक है, समझ आई। इफेक्टिवली आपको चीज़ें कूपन से अलग कुछ और भी कॉस्टें देनी पड़ रही होती हैं, तो वो सारा मिला के इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन जाता है, जो कि टोटल एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर होता है, टोटल इफेक्टिव कितना बना है टोटल, ठीक है। वैसे आपने कितना दिया है, पे किया है 25,000, 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन 25 के अलावा भी कुछ खर्चे हैं, तो वो जमा करके 54,000 बन रहा होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कुछ समझ आई। इसी तरह फाइनेंशियल एसेट के केस में हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी बनाते हैं, ठीक है, तो उधर भी यही लॉजिक है, ठीक है, कि हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ और भी खर्चे लग रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही होती है। अगर किसी में 1 लाख के शेयर ले रहा हूँ, तो शेयर 1 लाख के अलावा मुझे 500-600 हज़ार 10,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, तो 1,10,000 इफेक्टिवली, तो वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसको इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है। तो ये भाई हमारी अमोटाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग मुकम्मल हो गई है यहाँ पे। इसलिए मेरे होते हैं फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, और फिर सब्सिक्वेंटली अमोटाइज कॉस्ट पे होते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट जाता है पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जाता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा, 99% जो होती है ना फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, वो अमोटाइज कॉस्ट है। और अमोटाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग हमें आ चुकी है। पहले दिन क्या एंट्री करनी है, हर साल क्या क्या एंट्रीज होंगी, हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अगले लेक्चर में देखते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ फेयर वैल्यू पे जो होती हैं उनकी क्या अकाउंटिंग है, और एक दो और चीज़ें, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।